तो फिर पता चला कि ये तो मेरा बहनिया है छोटकी जो मेकअप मार के शादी में गई थी। तो फिर जब उसको देखे अरे तू, तो हाँ भैया हम आए हैं देखने काची पढ़ा रहे हो। कहते अरे तो अब क्या होगा कि अब मेरा आँखवा जो फैला था वो सिकुड़ेगा, हार्ट बीटवा जो बहुत तेज हुआ था वो डाउन होगा, जो पैरवा काँप रहा था वो ठीक होगा। अरे साला अरे ये तो यही है, ठीक है। तो यही स्वायत्तंत्रिक। हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, बीइंग एस्पिरेंट मैंने जो भी अपना अप्रोच लगा के अपना स्टडी किया है उसी अप्रोच को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैं सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। तो मैंने तंत्रिका तंत्र अपने जो अप्रोच लगा के पढ़ा है उसी अप्रोच का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इससे सीखने, यहाँ मैं सिखाने के लिए आया हूँ कि मतलब कैसे पढ़ा जाता है कोई चीज़, कैसे कोई चीज़ याद रखा जाता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि मतलब कैसे मैं पढ़ता हूँ और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे चूटी काटा, ठीक है, कोई मच्छर काटा, या फिर आपको मम्मी बेलना चला के मारी, या फिर आप कहीं आपका पीछे से कोई डाल दिया बर्फ। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं उसका सूचना मस्तिष्क तक जा रहा है ना। तो मस्तिष्क तक जो सूचना ले जा रहा है वो एक सिस्टम है जो मस्तिष्क को ये संवेदना दे रहा है कि यहाँ पे चूटी काटा, यहाँ पे बेलना का चोट लगा, यहाँ पे बर्फ का अनुभव हुआ। तो ये जो सिस्टम है जो मस्तिष्क को संवेदना दे रहा है, मस्तिष्क तक जो ले जा रहा है सूचनाओं को, ये पूरे एक सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब जो तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई होता है, जैसे मानव शरीर का कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है ना, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। जिस प्रकार से सेल के लेवल पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो सेल के लेवल पे नियंत्रण करने का कार्य करता है केंद्रक। उसी प्रकार जब सेल, बहुत सारा सेल मिल जाता है तो सेल मिल क्या बनता है, उत्तक, उत्तक मिलके अंग बनता है, अंग मिलके अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र मिलके एक शरीर का निर्माण हो जाता है। और जब एक शरीर का निर्माण हो गया तो उस शरीर को रेगुलेट करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होगा ना। तो उसी सिस्टम को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और उसका जो कार्यात्मक इकाई है, उस नर्वस सिस्टम का जो कार्यात्मक इकाई है उसको न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन के लेवल पे कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र का जो कार्यात्मक इकाई है वो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन है। यहाँ पे पेन ले लेते हैं, एक मिनट। तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, वो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए न्यूरॉन जो होता है वो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन में कैसे कैसे क्रियाएं होती है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे चूटी काटा था, जैसे यहाँ पे चूटी काटा ना, तो यहाँ का जो न्यूरॉन है उस, देखिए एक टर्म आता है उद्दीपन। उद्दीपन उसको कहते हैं कि ऐसा ऊर्जा का मात्रा, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रा जो यहाँ के न्यूरॉन को जगा दे कि चल भाई, चल भाई, सूचना दे, माइंड के सूचना देना है, ठीक है। तो यहाँ के माइंड, यहाँ के जो न्यूरॉन को जगाने के लिए ऊर्जा की जो छोटी मात्रा होगी उसी को उद्दीपन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगर कोई चीज स्टिमुलेट किए, यहाँ पे सेल को दबाएं तो यहाँ का जो नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है उसके अंदर कैसे क्रिया होता है इसको देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये है पूरा न्यूरॉन का एक इमेज है, ठीक है, न्यूरॉन का इमेज है। अब इसके अंदर कैसे कैसे क्रिया होता है इसको देखिए। सबसे पहले देखिए जो रेशेदार है यहाँ पे, ये रेशेदार जो है, जो पतला रेशा है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट जब मोटा होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे सेल, इसको बोलेंगे सेल बॉडी। और यहाँ से ये जो पूंछ वाली संरचना है इसको बोलेंगे एक्सॉन, ठीक है। तो देखिए कैसे सूचना यहाँ पे है। यहाँ पे चूटी काटे तो यहाँ का न्यूरॉन का जो डेंड्रॉइट है, डेंड्रॉइट में सिग्नल गया, सिग्नल डेंड्रॉइट से कहाँ जाएगा, डेंड्रॉइट से सिग्नल जाएगा यहाँ पे ये सेल बॉडी में। और सेल बॉडी में यहाँ पे क्या भरा रहेगा, न्यूरोप्लाज्म भरा रहेगा, न्यूरोप्लाज्म। और सेंटर में जो रहता है उसको कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। यहाँ पे ई हो गया। और इसके आगे जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बीच में प्रत्येक एक्सॉन एक दूसरे से
मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होता है, बीच में एक गैप होता है जिसमें सोडियम का पैकेजिंग रहता है, ठीक है, सोडियम का पैकेजिंग रहता है। और उसके बाद यहाँ किनारे पे यह एक नॉब में बच जाता है जिसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, और इसके आगे एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो सूचनाओं को आगे ले जाता है। तो आपसे पूछेगा कि क्यों यहाँ पे म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं होता है? क्योंकि न्यूरॉन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। कोई भी अगर बाह्य आघात आया, कोई इम्पल्स आया, कोई बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगा, चोट लगा, तो न्यूरॉन जो इम्पल्स आया, इम्पल्स को आराम से कम करते करते दूसरे न्यूरॉन को दे, मतलब झटका से कहीं न्यूरॉन डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इस ट्रांसमीटर के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट लगा हुआ, इस ट्रांसमीटर के बाद दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट लगा होगा, ठीक है। तो न्यूरॉन के लेवल पर हम लोग क्या समझे कि सबसे जो बाहरी होगा उसको कहेंगे डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद बटेगा ये जो मोटा वाला भाग है इसको बोलेंगे डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के बाद ये जो भरा रहता है इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। अब आप पूछिएगा कि ये न्यूरोप्लाज्म क्या होता है, तो जैसे आप साइटोप्लाज्म जानते होंगे, यानी कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का चीज होता है, कोशिका के अंदर का जितना भी तंत्र है वो अपने में झंझनाए नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई डब्बा ले लीजिए, उसमें सिक्का डाल के झंझना दीजिए, हिला दीजिएगा तो झंझरा जाएगा, लड़ा जाएगा ना अपने में। तो उसको रोकने के लिए आप अगर मान लीजिए जेली डाल दीजिए, जेली में कहीं कहीं सिक्का को डाल दीजिए, उसके बाद हिलाइए तो वहाँ पे आवाज़ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म होता है, इसके अंदर के जो भी तंत्र होंगे उसको आप आपस में लड़ने नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग न्यूरॉन के लेवल में बात कर रहे थे कैसे क्रिया हो रहा था। तो यहाँ से जो उद्दीपन था यानी जो ऊर्जा का मात्रा था इसमें गया, मतलब सूचना दिया इसको, इस सूचना गया आपको डेंड्राइट से गया डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन के बाद गया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से यहाँ आगे बढ़ा एक्सॉन के पास, एक्सॉन के पास यहाँ देखिए यहाँ सोडियम का पैकेजिंग रहता है। अब यहाँ पे सोडियम का पैकेजिंग रहता है, यहाँ इससे क्या लेना देना है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप कभी ज़्यादा थक जाते हैं या फिर आप ज़्यादा पसीना निकाल देते हैं, कहूँ दौड़ रहे हैं, दौड़ते बहुत पसीना निकल गया, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे जब सोडियम का मात्रा कम हो जाएगा आपके शरीर में, तो सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको चक्कर आएगा, चकरा के गिरेगा। जैसे कोई लाइन में देखते हैं लगा रहता है आदमी सब, तो कोनो चकरा के गिर जाता है। जैसे परेड में, स्कूल के परेड में लड़की सब ज़्यादा चकरा के गिरती हैं, ठीक है, क्योंकि सब शरीर में खून कम रहता है, ठीक है। तो चकरा के गिरती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे न्यूरॉन के लेवल पे क्या करिएगा कि यहाँ पे Na का मात्रा कम हो गया। वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि वैसी स्थिति में हम लोग क्या देते हैं, नमक और चीनी का घोल देते हैं, ठीक है, जो Na को मेंटेन करता है, ठीक। तो यही क्रिया होता है कि सबसे पहले डेंड्राइट से जाएगा डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से जाएगा सेल बॉडी में जो सूचना है, उसके बाद जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से, और ये जो रेगुलेट मतलब कम होते होते ताकि आघात ना हो सके दूसरे न्यूरॉन को, मतलब इसको रेगुलेट करने का काम करता है ये सारा जो भी ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं होता है। अब हम लोग तंत्रिका तंत्र का बात करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। ये है देखिए, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, और उसके पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं न्यूरॉन के लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूरॉन पे एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे नीजल ग्रेनुअल्स होता है, नीजल ग्रेनुअल्स होता है, छोटा छोटा दाना। वो क्या करता है नीजल ग्रेनुअल्स, तो नीजल ग्रेनुअल्स इसको पोषण देने का कार्य करता है। किसको? न्यूरॉन का पोषण देने का कार्य करता है। आपसे पूछेगा कि सूचनाएं सबसे पहले न्यूरॉन के किस भाग में आती है, तो डेंड्राइट में आती है। न्यूरॉन को पोषण देने का कार्य कौन करता है, तो न्यूरॉन को पोषण देने का नेजल ग्रेन्यूल्स करता है। न्यूरॉन का अंतिम भाग जो होता है पूंछ के समान, उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यह तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यहाँ पे आ जाता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब मस्तिष्क भी बटा रहता है 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बता रहता है। जो माइंड है अग्र मस्तिष्क, इसके अंदर मध्य मस्तिष्क, और यहाँ पे पीछे में होता है हिंड पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क भी अब देखिए बटा रहता है, अग्र मस्तिष्क बता रहता है, अग्र मस्तिष्क एक सेरिब्रम और डाइनासिफेला में बटा रहता है। और एक और होता है जिसको घ्राणीय पिंड कहते हैं। घ्राणीय, यहीं पे तो सब चीज समझ लीजिए, घ्राणीय पिंड कहते हैं।
घराणीय पिंड कहते हैं। सेरिब्रम, घराणीय पिंड और डायनासिफिलाम। फिर डायनासिफिलाम बढ़ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रत्येक का हम कार्य देख लेते हैं। मस्तिष्क का बात करते हैं तो पहले जान लीजिए कि मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, मस्तिष्क के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसका वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के मध्य होता है। और ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क 8 हड्डियों के एक कपाल क्रेनियम से ढका रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाते हैं, 8 हड्डियों का एक कपाल है, इसी से यह मस्तिष्क हम लोग का है ढका रहता है। उस मस्तिष्क को, ये पहले क्रेनियम हो गया, क्रेनियम के बाद एक झिल्ली होता है मस्तिष्क के ऊपर जिसको मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेनिंजिस झिल्ली होता है, इसका क्या कार्य होता है इसको पहले समझिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए कौन है, तो क्रेनियल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो झिल्ली होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट मारा तो सबसे पहले तो रोकेगा कौन, ये आपको क्रेनियम रोकेगा, उसके बाद क्रेनियल रोकेगा, उसके बाद आपको मान लीजिए कोई जोर से हुमाच के मार दिया तो उसके बाद अगर इसको क्रॉस कर गया क्रेनियल बोन को तो उसके नीचे है मेनिंजिस झिल्ली। अब मेनिंजिस झिल्ली को पार करेगा तब ना ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है। और एक मेनिंजिस झिल्ली का काम यह भी है कि मेनिंजिस झिल्ली ब्रेन को संक्रमण से बचाती है। संक्रमण से, जैसे मान लीजिए हड्डी ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है, हड्डी ब्रेन से कनेक्ट है तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक मेनिंजिस झिल्ली पाई जाती है जो 3 लेयर की होती है। मेनिंजिस झिल्ली जो 3 लेयर का होती है, तो मेनिंजिस झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो मेनिंजिस झिल्ली का मुख्य कार्य है कि संक्रमण से बचाना और मस्तिष्क को O2 और पोषण उपलब्ध कराना मेनिंजिस झिल्ली का मुख्य कार्य है। मेनिंजिस झिल्ली जो इसके अंदर होता है वो 3 लेयर का होता है, ड्यूरा मैटर, एराक्राइड और पाया मैटर, 3 प्रकार का होता है ये, ठीक है। तो जो इसका पाया मैटर होता है, जो मस्तिष्क का जो लास्ट कवर होता है पाया मैटर, तो पाया मैटर ही मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है और मस्तिष्क को पोषण देने का कार्य और O2 उपलब्ध कराने का कार्य करता है पाया मैटर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो हम लोग देख लिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग देख लिए मस्तिष्क, और मस्तिष्क में हम बात किए कि फोर ब्रेन का बात कर रहे थे, अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। अग्र मस्तिष्क भी अग्र मस्तिष्क बटा होता है 3 भाग में, एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है घ्राणीय पिंड और तीसरा होता है डायनासिफिलाम। फिर डायनासिफिलाम बढ़ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में ये बढ़ जाता है, ठीक है, डायनासिफिलाम। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि सेरिब्रम का क्या कार्य है, घ्राणीय पिंड का क्या कार्य है और डायनासिफिलाम का क्या कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम घ्राणीय पिंड का बात करते हैं। तो जो घ्राणीय पिंड होता है वो मस्तिष्क को सूंघने का जो क्षमता होता है वो घ्राणीय पिंड देता है। पशुओं में जो घ्राणीय पिंड है वो ज़्यादा अधिक विकसित होता है, इसी वजह से पशु को क्षमता होता है ज़्यादा सूंघ लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में हम लोग देख लिए घ्राणीय पिंड। अब घ्राणीय पिंड के बाद हम देखेंगे सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। यह जो मस्तिष्क सेरिब्रम है यह खुद 2 भागों में बटा रहता है, दायां भाग और बायां भाग। अब ये जो दायां और बायां भाग में बटा रहता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मस्तिष्क है, ये आपको हो गया फ्रंटल लोब, ये हो गया आपको क्रेनियम, मतलब फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और यहाँ नीचे होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये जो आपको सेरिब्रम है यानी फोर ब्रेन है, ये भी 2 भागों में बटा होता है। सेरिब्रम 2 भागों में बटा होता है। सेरिब्रम दायां भाग बाएं भाग को रेगुलेट करने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है, और बायां भाग दाएं भाग को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। देखिए मस्तिष्क में हम बोले अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क बटा रहता है किस किस में, सेरिब्रम, घ्राणीय पिंड और डायनासिफिलाम में बटा रहता है। और ये जो डायनासिफिलाम है यह भी 2 भागों में बटा रहता है, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस में बटा होता है, ठीक है। अब हम आपको घ्राणीय पिंड का बात बता दिए कि घ्राणीय पिंड सूंघने का हमको जो क्षमता देता है, सूंघने का जो सूचनाएं प्रदान होता है वो घ्राणीय पिंड से प्रदान होता है। उसके बाद जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2 भागों में बटा होता है, दायां भाग और बायां भाग। बाएं भाग दाएं भाग को रेगुलेट करता है, दायां भाग बाएं शरीर को रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेरिब्रम का और कौन कौन सा कार्य है। तो देखिए सेरिब्रम जो है वो खुद 4 भागों में बटा रहता है, तो वो ज़्यादा डीपली हो जाएगा। आपको मेनली रूप से देखना है कि सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऐसे अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए सेरिब्रम जो है वो खुद 4 भाग में बटा रहता है, फ्रंटियल लोब और पेरिटल लोब, उसके बाद
टेम्पोरल लोब और फिर ऑसिपोटल लोब, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा डीप हो जाएगा। आपको जानना है कि सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम जानने का चीज के लिए होता है याददाश्त के लिए, याददाश्त से संबंधित कोई लॉजिकल चीज से संबंधित होता है, या फिर आपको कोई चीज को क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कोई चीज को सोचना है, तार्किक बोलना है, इसके लिए आपको होता है सेरिब्रम। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका सेरिब्रम ज़्यादा तेज होता है, और कोई बूढ़ा जाता है, या फिर किसी का सेरिब्रम कमजोर रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा खाना बन रहा है घर में, ठीक है, खाना बनने वाला है, प्लान बना कि जाओ जाके पनीर, आज पनीर दो प्याजा बनेगा, जाओ ये सामान लेते आना। गया आपका भाई सामान लाने, ये सामान लेना, वो घूम के उधर से घूम रहा। अब आदमी अब जो उत्सुक है कि चलो आज खाएंगे थी, दबा के घींच देंगे 3-4 रोटी, और वो उधर घूम रहा, घूम घूम के आया, घर में आके बैठ गया। सामानवा बोली थी लाने के लिए, काची बोली थी, सब आदमी भूखे रह गया। तो यानी याददाश्त से संबंधित आपका जो भी होगा वो कौन सा नियंत्रण करेगा, याददाश्त से संबंधित होगा तो वो सेरिब्रम नियंत्रण करेगा। सेरिब्रम ही याददाश्त को मतलब मेंटेन रखने का कार्य करता है। जैसे बूढ़ा गए गांव पे, अपना दादा उधर बैठे हुए हैं, हाँ प्रणाम किए हो बबुआ, केकरा घरे के हवा? तो हम है दादा, कौन फलाना, हाँ अच्छा बैठो। तो वहाँ क्या हुआ कि उनका सेरिब्रम जो है, वो सेरिब्रम वो कमजोर हो चुका है, उनको भी याद नहीं रहा, मतलब उनका याददाश्त कम हो गया है। तो आपको सीधा पूछेगा याददाश्त से, लॉजिकल चीज से, देख के समझने का, या फिर क्रिएटिविटी से, वाणी पे विचार से। बुढ़ापा में देखते हैं कौन बुढ़वा किसी को गरियाता रहता है, थोड़ा सा भी कुछ करने पे पिनक जाता है लोग, ठीक है, गाली उली सुना देता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि उनको वाणी पे विचार करने का, जो स्मरण करने का क्षमता है वो खत्म हो गया है। तो ये अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम देख लिए, घ्राणीय पिंड देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डायनासिफिलाम। जो डायनासिफिलाम है यह खुद दो भाग में बटा रहता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो थैलेमस होता है, थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? तो थैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, शरीर के तापांतर का पहचान करता है कि ठंडा चीज है, ये गर्म चीज है। तो ठंडा और गर्म का पहचान जो करेगा वो होगा थैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो शरीर के आंतरिक वातावरण को मेंटेन करता है। आंतरिक वातावरण को मेंटेन करने का मतलब बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक, तो बहुत गर्मी, अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो पसीना के माध्यम से निकाल लेगा। अब आगे ठंडा एकदम जड़जड़ा गए, तो अब जड़जड़ा गए तो ऊपर से तो ढक लिया, लेकिन अंदर का वातावरण को मेंटेन करने कौन काम करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। चाहे प्यार से, घृणा से, क्रोध से कोई गुस्सा हो जाता है, उससे संबंधित ही है हाइपोथैलेमस। जब आदमी बच्चा जब 14-15 साल का होता है तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा सक्रिय होता है। वैसी स्थिति में ज़्यादा मतलब लोग प्यार यानी ये सब घटनाओं में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलर देखते हैं कि उठ जाएगा। सीटी उटी मारने का जो क्रिया है, अट्रैक्शन जो होता है, जो सेक्सुअल इंटेंशन कह लीजिए, प्रेम कामुक जो भी घटना है, ये हाइपोथैलेमस से संबंधित है। तो जो भी साधु संत होते हैं वो अपने खाने सेवन में देखते हैं कि लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं। तो वो लहसुन और प्याज का सेवन क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस है वो लहसुन जो गर्म चीज़ होता है उसको ज़्यादा सक्रिय बना लेता है। फिर सांसारिक मोह माया में वो पड़ जाए, इसी बचने के लिए वो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क को। तो मध्य मस्तिष्क देखिए, मध्य मस्तिष्क दो भाग में बटा होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल में यह बटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। तो ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है यह मध्य मस्तिष्क को, जो मस्तिष्क को अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। सेरिब्रम पेंडिकल, जो सेरिब्रम पेंडिकल है, यहाँ पे जो सेरिब्रम पेंडिकल है यह मध्य मस्तिष्क को शेष मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। और आपको बताते हैं कि जब न्यूरॉन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है तो आप सुने होंगे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर कहाँ हो गया? तो देखिए यहाँ जो सेरिब्रम पेंडिकल वाला स्थान है, ये सेरिब्रम पेंडिकल क्या करता है? तो सेरिब्रम पेंडिकल मध्य मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भाग से जोड़ता है। तो जो अन्य भाग से जोड़ता है और यह रेशेदार कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। यहाँ गिलियल सेल पाया जाता है और गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है और मस्तिष्क के इसी भाग में, आपसे पूछेगा मस्तिष्क के किस भाग में ब्रेन ट्यूमर होता है? तो मध्य मस्तिष्क में। और मध्य मस्तिष्क के किस भाग में? तो सेरिब्रम पेंडिकल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यह बस देखने की आपको शक्ति देता है।
पूछेगा कि देखने और सुनने की शक्ति कहाँ से हमें प्रदान होती है, तो देखने और सुनने की शक्ति हमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से प्राप्त होती है। लेकिन देख के या सुन के उसका तार्किक जवाब देना, उससे संबंधित कोई बात बोलना, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करना, वो संबंधित है अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम से। ठीक है, समझ गया? यहाँ ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पसस मस्तिष्क का। तो पसस मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और एक और होता है जिसको कहा जाता है पॉन्स। पॉन्स कहा जाता है, पॉन्स। ठीक, तो अब देखिए सेरिब्रम, सेरिबेलम जो क्या है, तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो पसस मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद होता है आपको पॉन्स। तो जो सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम ये क्या करता है कि आपको नियंत्रण कर, शरीर को नियंत्रित करने का यह मतलब शक्ति प्रदान करता है। शरीर का नियंत्रण यहीं से होता है, पूरे शरीर का। तो बच्चों में जो सेरिबेलम होता है, ये आपको रखना है कि सेरिबेलम क्या कार्य करता है, तो नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई सीखने का गुण आपके अंदर हो, ठीक है, उसको डेवलप करने का कार्य, बैलेंस, शरीर को बैलेंस करने का। तो जब आदमी बच्चा रहता है तो बच्चा देखते हैं चलते चलते ढिमला जाता है, ठीक है, या फिर वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं, पहले माँ बन के चलता है। माँ मतलब अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए अवस्था से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा है? जैसे दारू कोई पी लिया, पिया के कोनो दारू पी लिया, पी के एकदम देखता है कि डोलते चलता है, तो वो खुद ही डोल रहा है ना, उसका सेरिब्रम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसके शरीर को। जो रसायन जो भी पिया है उस सेरिब्रम को इफेक्ट कर दिया है, अब वो कंट्रोल करना भूल गया तो चलेगा, इससे ढिमलाएगा, नली उली में गिरा आपको मिलेगा। तो आपको पूछेगा कि नियंत्रण से संबंधित, नए सीखने का गुण से संबंधित, या पूछ देगा यदि कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है, ठीक है, यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो वो शरीर के मतलब मस्तिष्क के किस भाग से उसको ये सीखने की प्रवृत्ति आएगी, तो सेरिबेलम से आएगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पॉन्स को देख लेते हैं। तो जो सांस का तारतम्यता है ना, ये छोड़े, तो तारतम्यता को मेंटेन करने का कार्य करता है पसच मस्तिष्क का पॉन्स भाग करता है। कौन भाग करता है? पॉन्स भाग। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा बस आपको क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। हार्ट बीट चल रहा है, धक 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 धक, इसको नियंत्रण करने का, सांस लेने का, या फिर कोई पेट के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं हो रही है, मतलब खाना को तोड़ना, ये सब जो भी नियंत्रण करने का आंतरिक अनैच्छिक, जिस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, उसको नियंत्रण करने का कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ये हम लोग समझ गए किसको? ये हम लोग समझ गए मस्तिष्क के भाग को। तो मस्तिष्क में आप आंख मूंद के बोलिए कि मस्तिष्क में कौन कौन सा चीज होता है, तो एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पसस मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का बात करें तो अग्र मस्तिष्क में आपको बोलना है सेरिब्रम, सेरिब्रम, घ्राणीय पिंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। डायनासिफिलान मत बोलिए, चार्ट याद रखिए। सेरिब्रम, उसके बाद घ्राणीय पिंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम काजी करने का कार्य करता है, सब याददाश्त, लॉजिकल चीज से संबंधित कौन है? सेरिब्रम है। क्रिएटिविटी संबंधित है सेरिब्रम। उसके बाद घ्राणीय पिंड सूंघने की शक्ति देता है। थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस आपको ताप को पहचानने का, हाँ भाई ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इसको पहचानने का कौन कार्य करता है? थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रेम से, घृणा से, शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ हो गया अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क का बात करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में आपको बस यही बात याद रखना है कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ होता है, तो मध्य मस्तिष्क में होता है। और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि ये हमको देखने की प्रवृत्ति कौन प्रदान करता है, देखने का सूचना कौन देता है, तो मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रम पेंडिकल देता है। फिर पसस मस्तिष्क में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को नियंत्रण करना है, शरीर को बैलेंसिंग बनाकर, बैलेंस बनाकर रखना है, नया सीखने का गुण देने का कार्य करता है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। पॉन्स सांस की तारतम्यता को मेंटेन करने का कार्य करता है पॉन्स। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब यहां हम देखते हैं उसके बाद, ये देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, और यहाँ देखिए मस्तिष्क है। अब यहाँ देखिए ये जो झिल्ली है, यहाँ पे देखिए आपको येलो रंग का एक येलो रंग का एक झिल्ली दिखाई देता होगा, यही है मेनिंजेस झिल्ली। यह जो होता है मस्तिष्क से सटा रहता है, और इस, ठीक है, और ये जो है ब्लू रंग का, ये है क्रेनियम, कपाल है, ठीक है, खोपड़ी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मस्तिष्क का भाग है, इसके जो येलो वाला पार्ट है, यह हो गया आपको मेनिंजेस झिल्ली। और मेनिंजेस झिल्ली बताए थे 3 लेयर का होता है।
इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है ताकि मस्तिष्क को पोषण दिया जा सके। मस्तिष्क को पोषण और O2 प्रदान करने का कार्य मेनिंजी झिल्ली का। आपसे पूछेगा कि कौन सा झिल्ली करता है, मेनिंजी झिल्ली में कौन सा, 3 भाग में होता है। उसका पाया मैटर जो है मस्तिष्क को पोषण देने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे मेडुला ऑब्लांगेटा तक। हिंड मस्तिष्क यहाँ है, देखिए आपको हिंड मस्तिष्क यानी पसस मस्तिष्क। पसस मस्तिष्क के बाद यहाँ से जो शुरू हुआ ना, यह हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड। जिस प्रकार से मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है, उसी प्रकार से इस स्पाइनल कॉर्ड जो सूचनाओं का, जहाँ भी सूचनाओं इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, इसको सुरक्षा देने के लिए ये होता है आपको मेरुदंड है, जिसको वर्टेब्रा कहते हैं। ठीक है, वर्टेब्रा लगा रहता है। यहाँ तक समझ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए वही आपको बताना चाहता था, जो यहाँ फोर ब्रेन होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, और अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ बैठा होता है फ्रंटल लोब में, पेरिटल लोब में, ओसिपिटल लोब में। और ज़्यादा डीपली पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि ये बताइए कि आपको याददाश्त से संबंधित, याददाश्त, क्रिएटिविटी से संबंधित कौन है, तो फ्रंटल लोब है। ठीक है। ऑसिपिटल लोब क्या है, तो प्रकाश का संवेदना आपको कहाँ से मिलता है, प्रकाश को समझने का मतलब किस प्रकार का प्रकाश है, प्रकाश किस प्रकार का है, रेड है, ब्लू है, उसको पहचानने का कार्य कौन करता है, संवेदना देता है, ये ओसिपिटल लोब देता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ टेम्पोरल लोब देख रहे हैं, पेरिटल लोब रख दिए, तो ये जो होगा ये ज़्यादा डीपली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना डीपली नहीं पूछेगा, फिर भी आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ अभी इस फिगर में देखिए, ये है आपका फोर ब्रेन, ये पूरा है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, क्रेनियम होता है। ठीक है, तो इसी में सबसे बड़ा भाग जो होगा क्रेनियम होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये है आपका मिड ब्रेन, और पीछे होता है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, यही हिंड माने पसच मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ शुरू हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, बात कर लेते हैं। एक सेकंड। स्पाइनल कॉर्ड का बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क कोई काम में बिजी हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मान लीजिए आप कान में हेडफोन लगाए हैं और रात का समय है, आप चलते जा रहे हैं, सीढ़ी पे गाना बजाते जा रहे हैं, धूम मचा ले, मतलब मगन है, और आपको आगे अंदेशा नहीं है क्या होने वाला है, पहले आपके पैर पे छिटकिली कूद गई, तो आप वहां पे, अब मस्तिष्क में सूचना नहीं जाएगा, वहां जो सूचना देने का कार्य करेगा आप, तो वो करेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। फट से कूद जाएगा दूसरा सीढ़ी पे, ढमला के गिर जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, भड़ाक से कोई सामने आ गया, तो वहां आपको सोचने का कार्य मस्तिष्क नहीं करेगा, वहां तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है, तुरंत यहाँ पे घटना हुआ, आपका मस्तिष्क तुरंत सूचना देकर आप इधर जाओ। तो यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित है, ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित कौन करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, पूरा मगन है। ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं, अपना याद किए हुए, आंख बंद करके पूरा याद किए हुए, तले साइड से कोई आके खड़ा हो गया, उजला पहन के, रात का समय है, आके खड़ा हो गया। तो अब हम यहाँ, तो अपना माइंड मेरा कहाँ लगा हुआ है, माइंड लगा हुआ है यहाँ पे मेरा पढ़ाई में। तो अब यहाँ जो घटना घटा और जो डर, मतलब जो अंदेशा किया कि इससे खतरा हो सकता है, उसे तुम बचो, उसका बचाने का कार्य कौन किया, तो उसका बचाने का कार्य किया मेरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे हम चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी समझ गए। तो अब देखिए हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग समझ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस समझ गए, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये देखिए कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र में बटा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये स्पाइनल कॉर्ड से देखिए, यहाँ ये क्रेनियम से 12 जोड़ी नस निकलता है, क्रेनियम से, कपाल से 12 जोड़ी नस, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नस, जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला रहता है, और शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को लेकर जाने का कार्य करता है सेंट्रल मस्तिष्क तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, वही होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात समझ गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है कि सिर में से 12, मतलब ये मस्तिष्क में से कपालीय 12 को नस ले लीजिए और 31 जोड़ी नस ले लीजिए स्पाइनल से, और ये शरीर के विभिन्न हिस्सों पर। अभी यहाँ कौन मार दिया इसे चट से, तो हमको चोट लगा ना, यहाँ पे कौन छुट्टी काट लिया, चोट लगा, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र में से है। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से
शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये देखिए जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या होता है कि इसमें कपाल से यहाँ पे ये फिक्स नहीं रहता है कि कितना जोड़ी है। यहाँ पे तो फिक्स है कि 12 जोड़ी इसमें से और 31 जोड़ी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कुछ कपालीय तंत्रिका तंत्र के नसें और कुछ स्पाइनल से आए हुए नसें मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है। ये 2 प्रकार की होती है, अनुकंपी या परानुकंपी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमको पता नहीं कि बाहर क्या होने वाला है। ठीक है, अब कोई हम ऐसा चीज दिख लिए हैं जिससे हम पूरा डर गए, तो डर जाता है आदमी, तो देखते हैं कि रोआ खड़ा हो गया एकदम, रोआ आँख उख सब फाड़ फूड़ दिए हैं, रोआ सब खड़ा हो गया एकदम, एथी पैर सब कांपने लगा। तो फिर पता चला कि ये तो मेरे बहनियाँ है छोटकी जो मेकअप मार के शादी में गई थी। तो फिर जब उसको देखा, अरे तू, हाँ भैया हम आए हैं देखने, कांची पढ़ा रहे हो? कहते अरे, तो अब क्या होगा कि अब मेरा आँखवा जो फैला था वो सिकुड़ेगा, हार्ट बीटवा जो बहुत तेज हुआ था वो डाउन होगा, जो पैरवा काँप रहा था वो ठीक होगा। अरे साला, अरे ये तो यही है। ठीक है, तो यही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। अनुकंपी या परानुकंपी प्रकार का होता है। अनुकंपी होता है अनुकंपी जो एक बार हार्ट बीट को बढ़ा दे, और परानुकंपी इसी का विपरीत होता है, हार्ट